वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन इन मैमल्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम मैमल्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे और जो लोकोमोशन के प्रोसेसेस होते हैं मैमल्स के अंदर उसकी बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में हम कौन सी चीज़ें, कौन से पॉइंट स्टडी आउट करेंगे। एक है स्किन मैमल्स की, एक है हेयर, एक है क्लास। ठीक है, तो ये मिलर हार्ले जो जोलॉजी है बुक, ठीक है ना, वहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है ना, इस टॉपिक को, और उसी टॉपिक को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, और कुछ एडिशनल जिसकी ज़रूरत है डिस्क्राइब करने की, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाने के लिए, वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगी आपके सामने। क्लियर? बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन ऑफ मैमल्स की। ठीक है, मैमल्स की स्किन की यहाँ पे बात करते हैं। तो स्किन जो होती है मैमल्स की, बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखें तो ये मिलके बनी होती है दो डर्मल लेयर्स के साथ। ठीक है ना, दो लेयर्स होती हैं इनके अंदर। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके अंदर मैमल्स की स्किन के अंदर 3 प्राइमरी लेयर होती हैं। ठीक है ना, क्लियर? 3 प्राइमरी लेयर होंगी। ठीक है, आउटर लेयर को नाम देते हैं एपिडर्मल लेयर का। ठीक है, मिडल लेयर को नाम देते हैं डर्मल लेयर का, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको नाम देते हैं हम हाइपोडर्मस। ठीक है, लेकिन मिलर हार्ले ज़ूलॉजी में उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि मैमल्स की स्किन जो होती है वो 2 लेयर्स पे कंसिस्ट करती है। एक है एपिडर्मल लेयर और दूसरी है डर्मल लेयर। क्लियर? तो सबसे पहले है एपिडर्मल लेयर। ठीक है, तो एपिडर्मल लेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मल लेयर। ठीक है, तो जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन दिस एपिडर्मल लेयर। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेलानोसाइट्स। ठीक है, तो मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेलानिन। ठीक है ना, मेलानिन आपको पता है कलर्ड पिगमेंट है। ठीक है, तो ये जो मेलानिन होती है ये एक तो प्रोटेक्ट करती है स्किन को अगेंस्ट यूवी रेज ऑफ द सन। ठीक है, दिस मेलानिन प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम द यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज से बचाती है, प्लस दिस मेलानिन गिव हेयर इट्स करेक्टरिस्टिक कलर। ठीक है, तो हेयर को कलर जो होते हैं वो भी जो है वो मेलानोसाइट्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाली मेलानिन जो होती है वो देती है। ठीक है ना, मेलानिन क्या है? बेसिकली एक पिगमेंट है। ठीक है, तो मेलानोसाइट्स की हमने बात की, जो एपिडर्मल लेयर के अंदर सेल्स होते हैं। दूसरे सेल्स की लेयर होती है दैट इज लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, तो लैंगरहैंस सेल्स क्या होते हैं कि ये एक पार्ट है। तो आपको इस नाम से पता चल रहा होगा, जिन्होंने बायोलॉजी ऑफ कोर्स आपने पढ़ी है, ठीक है ना, जोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता है लैंगरहैंस सेल्स कौन से होते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो पार्ट होता है एक इम्यून सिस्टम का। ठीक है, तो ये एक जो है वो सेंसिंग सेल्स के तौर पर एक्ट करते हैं और क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं एंटीजेंस को। ठीक है, दीज लैंगरहैंस सेल्स कैप्चर एंटीजेंस। ठीक है, और इम्यून सिस्टम को जो है ये अलर्ट करते हैं किसी भी किस्म के बाहर से आने वाले इन्वेडर्स जो होंगे, बाहर से आने वाला जो कोई सब्सटेंस होगा उसको अलर्ट करते हैं ये लैंगरहैंस सेल्स, और एंटीजेंस जो होते हैं इनको कैप्चर करते हैं। ठीक है, थर्ड सेल्स जो होते हैं इस एपिडर्मल लेयर के अंदर दैट इज मार्कल सेल। ठीक है, या मर्कल सेल्स। ठीक है, तो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, तो स्पेलिंग इसके MERKEL ही है। ठीक है ना, मर्कल सेल्स। तो ये क्या करते हैं? ये फंक्शन करते हैं एज ए टच रिसेप्टर्स। ठीक है, एज ए टच रिसेप्टर। लेकिन कैसा टच? किसी भी किस्म का लाइट सा टच। ठीक है, लाइट टच के लिए। ठीक है, लाइट जो टच को सेंस करने के लिए दीज मर्कल सेल्स आर यूज्ड विच आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, क्लियर? एपिडर्मल लेयर की बात होगी, हम बात करें यहाँ पे डर्मल लेयर की। ठीक है, इसको डर्मस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये मिडल लेयर है मैमल्स की, जो है स्किन उसकी मिडल लेयर है, ये मिलके बनी होती है काफ़ी डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के साथ। इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो काफ़ी डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। ठीक है ना, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, और इनके अंदर क्या होते हैं? जो ये डर्मल लेयर होती है ना, इसके अंदर सप्लाई होगी ब्लड वेसल्स की भी, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी इसके अंदर नर्व्स की सप्लाई होगी, और इसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स जो होंगे उनकी भी सप्लाई इस डर्मल लेयर को मिली हुई होगी। क्लियर? लगी समझ?
तो बेसिकली जो डर्मल लेयर होती है इनको टेंसिल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और टफनेस किस तरह दी जाती है, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मैंने बताया ना कि फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज है, तो उसमें कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर वगैरह जो मिलके ये डर्मल लेयर बनाती हैं। तो कोलेजन फाइबर जो होंगे वो इनको जो है वो टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, CF कोलेजन फाइबर, ठीक है। और दूसरे हैं इलास्टिन फाइबर, EF elastin fiber. These elastin fiber provide elasticity to this middle layer of skin, ठीक है ना, of the mammals, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर कुछ ग्राउंड सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है ना, कुछ जेल लाइक मीडियम होगा जो इसको प्रोवाइड करेगा सपोर्ट और टफनेस, ठीक है। एक जेल लाइक मटेरियल होगा, ठीक है ना, शॉक अब्जॉर्बर टाइप ना, जो इनको टफनेस प्रोवाइड करता है। क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं फंक्शंस जो हैं ये कौन कौन से मैमल्स की स्किन के, ठीक है ना। तो फंक्शन में ये जो स्किन होती है मैमल्स की, ऑफ कोर्स वो इनको किसी भी किस्म के मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना, किसी भी किस्म की इंजरी से जो इनको बचाती है। उसके बाद ये स्किन जो है इनको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाती है, ठीक है। उसके अलावा स्किन जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो होती हैं सन की, उनसे बचाती है इनको। थर्मो रेगुलेशन करती है, मतलब स्किन जो है एवेपोरेशन वगैरह करके जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं इनके अंदर एक्सक्रीशन की, स्किन में जो है वो साल्ट वगैरह, वेस्ट वगैरह जो है वो पसीने के ज़रिए जो है वो एवेपोरेट कर देने होते हैं बॉडी के वेस्ट वगैरह, ठीक है। तो एवेपोरेशन करती है बॉडी से जो है वो पसीने के ज़रिए स्किन जो है वो बॉडी के केमिकल्स को रेगुलेट करती है, बॉडी की साल्ट वगैरह की रेगुलेशन करती है। उसके बाद वाटर की रेगुलेशन करती है। उसके बाद ये सेंसरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है ना, सेंस करने के लिए चीज़ों को भी स्किन का यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं हेयर्स ऑफ मैमल्स की, ठीक है, कि मैमल्स के हेयर्स किस तरह के होते हैं, तो ठीक है ना। तो मैमल्स के हेयर्स जो होते हैं ये जो एक बहुत ही एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है इनका, ठीक है ना। मैमल्स के जो हेयर्स होते हैं इनका, ठीक है, और एक बहुत अच्छा फीचर है इनकी स्किन का, एक सक्सेसफुल फीचर है स्किन का इन्वायरमेंट की हार्म्स को जो है वो फेस आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो इनकी स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस में प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर। अच्छा, तो हेयर्स बेसिकली है क्या, ये कुछ कैरेटनाइज्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये कैरेटनाइजेशन से बने हैं, ठीक है ना, कैरेटन की डिपोजिशन से बने हैं, ठीक है। क्लियर। तो हेयर के अंदर क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, हेयर फॉलिकल जो होंगे ये क्या होंगे, ये लिविंग सेल्स होंगे जिन्होंने हेयर शाफ्ट यानी कि हेयर्स की नेक्स्ट प्रोडक्शन करनी है। क्लियर। तो हेयर फॉलिकल एक ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशन होती है एपिडर्मस के अंदर, ठीक है ना। आउटर जो स्किन की लेयर है उसके अंदर एक ट्यूब सी होती है, देखो ये स्किन की आउटर लेयर है, इसके इस तरह की एक ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशन है जिसमें से ये हेयर शाफ्ट निकलते हैं, हेयर ने बाहर निकलना है, ठीक है। तो इस ट्यूब लाइक एपिडर्म जो लेयर्स है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो एपिडर्मस के अंदर ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशन जिसको हम हेयर फॉलिकल का नाम देते हैं, इसने नेक्स्ट जो है वो राइज करना है किसको, हेयर शाफ्ट को, हेयर्स को नेक्स्ट जो है वो इसने प्रोड्यूस करना है, उसको नरिश करना है और फिर उसकी ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ से हेयर शाफ्ट निकल रहे हैं जिन्होंने नेक्स्ट ग्रो करते जाना है, और जैसे जैसे ग्रो करते रहेंगे ये डेड होते रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ में। वहाँ यहाँ पे एक ये टर्म डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज प्लेज, ठीक है, या प्लाज, ठीक है। तो प्लाज क्या है, ये पूरा जो कॉट होता है ना हेयर का मैमल्स की बॉडी के ऊपर, इस तरह के फर के तौर पर, वूल्स के तौर पर, ठीक है ना। तो पूरा जो कॉट होता है कोलेक्टिवली सारे हेयर्स को मिला के, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं प्लेज का, ठीक है। तो प्लेज जो होती है ये मोस्टली जो है कम्बिनेशन से मिलके बना होता है डिफरेंट हेयर से। सारे हेयर जो है एक ही साइज़ के नहीं होते, जिस तरह के हमारे बाल हैं एक ही साइज़ के तो नहीं ना होते सारे, ठीक है ना, डिफरेंट जो है वो लेंथ होती है हर हेयर की, ठीक है ना। तो वो इकट्ठे हो के क्या बनाते हैं, एक जो है कोट बनाते हैं हेयर का बॉडी के ऊपर, जिसको नाम दिया जाता है प्लेज का, ठीक है। तो बेसिकली जो प्लेज होती हैं इसके अंदर किस तरह के हेयर्स होते हैं, लॉन्ग हेयर्स भी होंगे और शॉर्ट हेयर्स भी होंगे। तो लॉन्ग हेयर को कहा जाता है लॉन्ग गार्ड hairs and soft hair are called as the soft short wool hairs, ठीक है। तो अगर हम लॉन्ग गार्ड हेयर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो लॉन्ग गार्ड्स हेयर कौन से होते हैं, ये वाटर रेपेलेंट आउटर हेयर्स हैं, दीज आर वाटर रेपेलेंट आउटर हेयर्स, ठीक है, वाटर रेपेलेंट आउटर हेयर्स हैं। ये मोस्ट विजिबल पार्ट होता है प्लाज का, जो वाटर रेपेलेंट वाला आउटर और लॉन्ग हेयर्स होते हैं, ठीक है। इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है, मोस्ट विजिबल पार्ट है ये, ठीक है। और ये एनिमल का जो कलर पैटर्न है वो बताता है, और बाकी बॉडी का पैटर्न को भी यही लॉन्ग गार्ड हेयर्स डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर।
क्योंकि लॉन्ग गार्ड हेयर्स जो होते हैं इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, तो बेसिक इनका फंक्शन है कि इन्होंने जो नीचे वाली स्किन है ना उसको प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। दे विल प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्किन, ठीक है, नीचे वाली स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है। किस चीज़ से ये प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम यूवी रेस, ठीक है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना होता है। और स्किन को क्या प्रोवाइड करना होता है? मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट दी किसी भी किस्म के एलिमेंट के खिलाफ, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो पहला डिफेंस है, पहली डिफेंस की लाइन है ना, ठीक है ना। मतलब कि जिस तरह एक लाइन बनाई जाए डिफेंसिव सिस्टम की, ठीक है, सोल्जर्स को इकट्ठा किया जाए, तो पहली जो लाइन होती है वो क्या कहा जाती है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, पहले सोल्जर्स की जो लाइन है। तो ये जो होते हैं लॉन्ग गार्ड हेयर्स, ये भी उसी तरह ही एक्ट करें जैसे फर्स्ट लाइन के सोल्जर्स एक्ट करें। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज गार्ड हेयर्स, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं शॉर्ट सॉफ्ट वूल हेयर्स की, ठीक है, सॉफ्ट शॉर्ट वूल हेयर्स, ठीक है। तो ये एक डेंस सॉफ्ट शॉर्ट और करली हेयर्स होते हैं जो कि गार्ड हेयर्स के नीचे होते हैं, और टिपिकली इसको नाम दिया जाता है फर का, ठीक है, फर का नाम दिया जाता है। तो ये हेयर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू गार्ड जो गार्ड हेयर्स, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि इनका प्राइमरी रोल होता है थर्मो रेगुलेशन। इन्होंने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ये बॉडी को हीट अप करने में काम देते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस, ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या होता है कि ये एयर वगैरह को ट्रैप करने के लिए जो है वो काम करते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, बॉडी के हीट को भी कंजर्व कर सकते हैं, इसको इंसुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए ना, जो रहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये फर वाले जो हेयर्स होते हैं, क्लियर, लगी समझ। अच्छा, तो बेसिकली हमने दो टाइप्स की तो बात कर ली है इनके अंदर हेयर्स की, जो प्लेज होता है, ठीक है। उसके अलावा ना एक और हेयर्स होते हैं, उसको मैं नेक्स्ट डिस्क्राइब भी करूंगी, तो मैं यहाँ पे इनके साथ नेम उसका बता देती हूँ कि आपने बात करनी है कि प्लेज जो होती है, ये कोट जो होता है, इनके जो हेयर्स का कोट होता है मैमल्स के अंदर, वो मिलके बना होता है बेसिकली। कितने टाइप की हेयर्स है? तो वो है, एक तो लॉन्ग गार्ड हेयर है, शॉर्ट वूल हेयर है, और तीसरी कैटेगरी है विब्रिसा, जिसको ये एनदर टर्म यूज की जाती है विस्कर्स। और ये विब्रिसा कहाँ पे होता है? बेसिकली ये देखने को मिलता है आईज अबव आईज, ठीक है, चीक्स के ऊपर, मतलब फेस के ऊपर ना देखने को मिलता है, और कभी कभी ये लेग्स और फीट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो इसका काम क्या है? ये एक सेंसरी रिसेप्टर के तौर पर, एक सेंसरी सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है। मतलब कि ये जो है बॉडी को ना तो थर्मो रेगुलेट कर रहा है, ना बॉडी को ये इंसुलेट कर रहा है, बल्कि ये क्या करता है, ये एक सेंसरी सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है और बॉडी की सेंसेशन जो होता है वो करवाता होता है, ठीक है ना। मतलब कि थोड़ी सी भी वाइब्रेशन को ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने इसके प्लेज की बात कर ली, ठीक है, 3 बेसिक हेयर मिलके ये कॉट बनाते हैं, ये भी बात कर ली। नेक्स्ट अभी हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज प्लेज, ठीक है, प्लेज होता क्या है? प्लेज जो है ये एक कॉट है, ठीक है ना, स्किन के ऊपर हेयर्स का कॉट है, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग सारे हेयर्स मिलके ये कॉट बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि ये रिड्यूस्ड होता है लार्ज मैमल्स के अंदर, ठीक है, मतलब एलिफेंट और हिपोपोटामस आप देखते हो ना, इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो इतनी कवरिंग नहीं होती है हेयर्स की, ठीक है ना, इतने थिक हेयर्स नहीं होते हैं। और इक्वेटिक मैमल्स जिस तरह के वेल्स वगैरह के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। और बाकी मैमल्स जो होंगे उनके अंदर ये क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, एक कवरिंग काफ़ी ज़्यादा ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। जिस तरह के आ जाती हैं आर्कटिक फॉक्स, ठीक है, डॉग, कैट, ठीक है, सील वगैरह, ठीक है ना, उनके अंदर क्या होते हैं, हॉर्सेस वगैरह, उनके अंदर हेयर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, प्लेज काफ़ी थिक देखने को मिलती है। उसके बाद वो सेकंड पॉइंट बात करता है हेयर्स के अंदर ही, दैट इज मोल्टिंग ऑफ हेयर, ठीक है, हेयर्स को ही वो डिस्कस कर रहा है अभी तक, ठीक है ना, मोल्टिंग की बात करता है हेयर्स की। तो व्हाट इज मोल्टिंग ऑफ दी हेयर्स? मैमल्स के अंदर मोल्टिंग क्या होती है? हेयर कोट को रीन्यू करना, ठीक है। एनदर नेम जो इसका यूज किया जाता है मोल्टिंग का, दैट इज रीन्यूइंग हेयर कॉट, ठीक है,
हेयर कोट को दोबारा रीन्यू करने के प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हेयर्स होते हैं मिलके बने होते हैं हाईली डेड सेल से, ठीक है, जिसको पीरियोडिकली मोल्ट करवाना पड़ता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मोल्ट करवाया जाता है क्योंकि ये डेड सेल्स से मिलके बने होते हैं। तो बेसिकली इसको टाइम टू टाइम एक सीजन के हिसाब से ना, ठीक है, इस सीजन में मोल्ट करवाना है, इस सीजन में करवाना है, तो उस सीजन के हिसाब से इसकी मोल्टिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह के जो हैं वो मोल्ट्स मोस्टली देखे जाती हैं, ठीक है ना, कि मोल्टिंग ये नहीं कि रैंडम ही करवा दी है, ठीक है ना, तो ये सीजनल मोस्टली होती है, ठीक है, और ये काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो दो तरह के मोल्ट देखने को मिलते हैं, एक है विंटर कोट और दूसरा है समर कोट, ठीक है। विंटर कोट मोल्ट करके समर कोट बना देगा, समर कोट मोल्ट करके विंटर कोट बना देगा। तो विंटर कोट्स किस तरह का होता है, ठीक है, ये डेंस होता है काफ़ी, क्योंकि विंटर है ना, तो बॉडी को जो है वो इंसुलेट करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसने एक कंबल के तौर पर एक्ट करना है। तो ऑफकोर्स ये डेंस होगा, थिक प्लेज होगी, थिक जो कोट होगा, ठीक है, और अंडर फर भी जो होंगे हेयर्स वो ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, शॉर्ट अंडर फर हेयर हमने भी स्टडी किए हैं पीछे ही डिस्क्राइब किए मैंने, ठीक है। तो इसकी इंसुलेशन काफ़ी सुपीरियर होगी, ठीक है, क्योंकि इसने बॉडी को जो है वो ठंड से बचाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है समर कोट। समर कोट आपको पता है बॉडी को जो है वो बॉडी की हीट को जो है वो बाहर की तरफ निकालना है, बॉडी की हीट को ट्रैप नहीं करना। ये विंटर कोट का पर्पस था बॉडी की हीट को ट्रैप करना, दैट्स वाई डेंस था। इसका है बॉडी की हीट को डेसिपेट करना, ज़ाया करना, ठीक है। तो इसमें आते हैं लाइटर ये कोट होता है, थिन होता है, इसमें गार्ड हेयर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे स्किन के ऊपर नहीं होंगे, लंबे लंबे हेयर्स होंगे, ठीक है, इनके अंदर। तो ये सारे जो होते हैं गार्ड हेयर्स वगैरह, ये क्या करते हैं कि हीट को डेसिपेशन देने में जो है वो हेल्प करते हैं, क्योंकि दूर दूर लंबे लंबे हेयर्स हैं इस तरह, तो हीट जो है ज़ाया होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जा सके। पहले ही इतनी गर्मी है तो जो है वो हेयर्स को ट्रैप करके क्या कर लिया, जो है वो एयर को जो है वो ट्रैप करके उसको गर्म करके क्या कर लिया जाएगा, और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी उसको, ठीक है। तो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, समर कोट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वो, और विंटर कोट को शेड करवा देते हैं, मोल्ट करवा देते हैं। क्लियर। अच्छा, जस्ट टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए ही नहीं जो है वो हेयर्स इनके होते बल्कि, या फिर मोल्टिंग होती है, बल्कि कैमोफ्लेज के लिए भी ये मोल्टिंग करवाई जा सकती है, ठीक है ना। और कैमोफ्लेज वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद को ब्लेंड कर देता है बैक साइड इन्वायरमेंट के साथ, ताकि किसी भी किस्म का प्रीडेटर या प्री उसको पहचान ना सके और वो अपना मकसद कर ले, अपना काम कर ले, ठीक है। तो कैमोफ्लेज का वो प्रोसेस होता है, छुपने का प्रोसेस बैक साइड इन्वायरमेंट के साथ ब्लेंड करके, ठीक है। तो दे नॉट जस्ट टेम्परेचर रेगुलेटर इन मैमल्स, दे आर आल्सो ए कैमोफ्लेजर। बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने ये लाइन यहाँ पे आपको बताई है वो मिलर और हार्ले में, वो एग्जाम्पल है आर्कटिक फॉक्स की, ठीक है। तो वो आर्कटिक फॉक्स को एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले रहे हैं। वो कहते हैं कि आर्कटिक फॉक्स होती है, इसकी बॉडी जो है वो दो तरह के मोल्ट करवाती है, फॉल मोल्ट और स्प्रिंग मोल्ट। स्प्रिंग मोल्ट यानी कि ब्राउन मोल्ट को ये शेड करती है, तो ये वाइट वाला फॉल मोल्ट जो है हेयर्स इनके ऊपर आती हैं, और बाद में जब इनको पता लगता है कि जो है वो गर्मियाँ आ रही हैं, स्प्रिंग मोल्ट ये लाती हैं, ठीक है। तो ये फॉल मोल्ट शेड होता है, और स्प्रिंग मोल्ट और यानी कि ब्राउन हेयर्स इसके आने शुरू हो देते हैं। तो किस तरह, हाउ दिस हैपन्स। तो बेसिकली स्प्रिंग मोल्ट क्या है, स्प्रिंग मोल्ट है वाइट टू ब्राउन मोल्ट, मतलब वाइट कलर से इनका स्प्रिंग में जो मोल्ट इनका बनता है उसमें क्या होता है कि वाइट से इनका कलर चेंज हो जाता है टू ब्राउन कलर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज दी ब्राउन मोल्ट, ठीक है। और फॉल मोल्ट में क्या होता है कि इनका कलर जो होता है ये ब्राउन से वाइट की तरफ चेंज हो जाता है। क्लियर। बेसिकली व्हाइट विंटर कोट बन गया। व्हाइट विंटर कोट ने क्या करना है, इसने इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। इसने इसको प्रोटेक्ट करना है किससे, बहुत ज़्यादा सर्दी से, ठीक है ना। ये काफ़ी हैवी वाला कोट होगा जो इनको सर्दियों से प्रोटेक्ट करता है। और उसके अलावा क्या होता है, ये इनको हेल्प करता है कि स्नोई इन्वायरमेंट में छुप जाएं, ठीक है, खुद को छुपा लें स्नोई इन्वायरमेंट में किसी भी प्रीडेटर से, ठीक है। दिस वाइट कोट हेल्प देम टू कंसील देमसेल्फ। कंसील क्या होता है, छुप जाना, ठीक है, टू कंसील देमसेल्व्स इन ए स्नोई इन्वायरमेंट, ठीक है। बर्फ के इर्द गिर्द इनको जो है कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है बर्फ के साथ, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात है यहाँ पे स्प्रिंग मोल्ट। स्प्रिंग मोल्ट में क्या होता है, ब्राउन मोल्ट है ऑफकोर्स। तो व्हाइट मोल्ट जो होता है ब्राउन मोल्ट के अंदर जो है वो स्प्रिंग सीजन में क्या करता है, ये जो चेंज हो जाता है। क्लियर।
क्या होता है इस केस में, जैसे ही डे लाइट जो होती है, आपको पता है कि डे लाइट के ऑर्जीज इंक्रीज होना शुरू होते हैं स्प्रिंग सीजन के बाद ना, समर में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि विंटर जो होता है ये आपको पता है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डे लाइट जो होती है इसके ऑर्स बढ़ जाएंगे, जैसे ही डे लाइट के ऑर्स बढ़ेंगे तो इसकी वजह से हॉर्मोन्स जो होंगे इनको ये ट्रिगर करेंगे फॉलिकल्स को, कि जो पुराना वाइट कोट है इसको शेड किया जाए और नया ब्राउन समर कोट है उसको जो है वो उसकी प्रोडक्शन की जा सके। क्लियर। तो हम बात करते हैं हेयर्स किस तरह एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो सेंसरी स्ट्रक्चर क्या है कि हेयर्स को जब भी कोई चीज़ टच करती है तो इसके अंदर सेंस ऑफ टच बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इनको फ़ौरन पता चल जाता है किस चीज़ ने हमें टच किया है, ठीक है। और ये फ़ौरन जो है वो बॉडी को सिग्नल भेज देते हैं, ठीक है ना, ताकि उसके मुताबिक जो है ब्रेन कोई नेक्स्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करवा सके। तो एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है। तो हेयर रूट्स, ठीक है, हेयर के जो रूट्स होते हैं और नर्व सेल्स जो होते हैं ना, ये मिलके क्या बनाते हैं, रूट हेयर प्लेक्सिस, ठीक है। कि रूट हेयर फॉलिकल रिसेप्टर भी इसको कहते हैं, मतलब कि ये रिसेप्शन करता है, दोनों मिलके ही रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं ना। अच्छा, रूट हेयर और नर्व सेल्स मिलके एक जो है वो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए अनदर नेम यूज किया जाता है रूट हेयर प्लेक्सिस, ठीक है। इट इज ए रिसेप्टर, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है जो हेयर फॉलिकल की बेस है। देखो ये एक हेयर फॉलिकल है, ये इसकी बेस है ना, ठीक है ना, जो बेस है ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। तो इस बेस के इर्द गिर्द जो है, इस तरह मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह जो है वो नर्व जो होते हैं ये रैप किए होते हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व एंडिंग्स ने यहाँ पे रैप किया होता है एट द बेस ऑफ द रूट हेयर्स, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे जो है वो एक मैकेनो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करें, ठीक है। दीज नर्व्स एक्ट हेयर एज ए मैकेनो रिसेप्टर, ठीक है, ये मैकेनो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करती है। करती क्या है बेसिकली, ये फिजिकल मूवमेंट जो होती है ना हेयर की, ये नर्व्स क्या करती है, जैसे ही ये हेयर मूव करते हैं फिजिकली, तो ये क्या करती है, ये फिजिकल मूवमेंट जो होती है हेयर्स की, इसको ट्रांसलेट करवा देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पर, मतलब एक एक्शनल पोटेंशियल के तौर पर, ठीक है। और एक सिग्नल जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसको ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है ताकि ब्रेन जो है वो इसके मुताबिक फंक्शन परफॉर्म अप कर दे। क्लियर। तो इस तरह जो है ये रूट हेयर और नर्व सेल आपस में मिलके जो है इनके अंदर क्या करते हैं, इनके अंदर रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, दैट इज मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना ये एक वो कहता है कि ये एक हेयर जो होते हैं ना ये एक्ट कर रहे होते हैं एट ए बर्गुलर अलार्म, ठीक है। वो जो बर्गुलर अलार्म होता है उसकी तरह ये हेयर्स जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर अब जो हेयर है वो एज एक्ट करता है एज ए लिवर, ठीक है, उसका जो अलार्म का होता है ना। तो हेयर शाफ्ट जो होती है, जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उस लिवर का अंदर की तरफ, वो क्या है, हेयर शाफ्ट, ठीक है। अच्छा, जो बाहर की तरफ निकला होता है। अब होता है क्या है कि जो सेंसिटिव अलार्म सिस्टम होता है वो इनके अंदर क्या है, अलार्म सेंसर जो है, नर्व्स जो होती हैं ये क्या है, ये सेंसिटिव अलार्म सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, नर्व्स जो होती हैं ये एक अलार्म सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रही हैं, एक अलार्म सेंसर के तौर पर एक्ट कर रही हैं। और ये वर्क किस तरह करता है, जब कोई भी चीज़ जो है वो जो टच करती है हेयर को, यानी कि लिवर को टच करती है, तो होता क्या है, ये मूव करता है। ये मूवमेंट जो होती है ये रूट को अंदर की तरफ, जो रूट्स है ना, फॉलिकल्स हैं, इसको क्या करती है, इसको जो होती है ट्रिगर करती है, ठीक है। और अलार्म गोज ऑफ, जैसे ही नर्व जो होती है, जिस तरह अलार्म सेंसर फील करता है, ठीक है ना, ये ट्रिगरिंग, इसी तरह ही नर्व्स जो है इस ट्रिगरिंग को फील करती है और इंस्टेंटली मूव करती है, ब्रेन को सिग्नल भी देती है और पता चल जाता है कि कोई चीज़ हेयर को टच कर रही है, ठीक है। इस तरह ये बर्गुलर अलार्म के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद वो बात करता है एक
एक और हेयर की टाइप की जो इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, दैट इज विब्रिसा। ठीक है, विब्रिसा वो कहते हैं स्टिफ लॉन्ग फ्लेक्सिबल हेयर होते हैं जो केराटिन से मिलकर बने होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? अराउंड लेग, नोज, माउथ एंड आईज ऑफ मैमल। ठीक है, मैमल्स की लेग्स पे होंगे, नोज पे होंगे, माउथ पे होंगे, इनकी आईज पे होंगे। और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टच के पे। ठीक है ना, कि इनको जो टच करना वो बहुत ज़्यादा जो होता है वो जो सेंसिटिव होता है, मतलब कि जैसे ही कोई चीज़ इनको टच करती है तो फौरी तौर पर पता लग जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली 4 पॉइंट है हेयर एज ए इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इंसुलेटरी स्ट्रक्चर के तौर पर हेयर किस तरह एक्ट करती हैं। तो आपको पता है कि जो हेयर शाफ्ट्स होती हैं ना, उनके दरमियान में काफ़ी ऊपर से जो है इस तरह शाफ्ट्स हैं, उनमें स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। तो जो स्पेसिस होती हैं ना, एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। जैसे ही उसके अंदर एयर ट्रैप होती है तो एक इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर एक्ट करती है, बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, बॉडी को थर्मो रेगुलेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ मसल्स होते हैं हेयर फॉलिकल और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में, मतलब लोअर एपिडर्मिस और हेयर फॉलिकल के दरमियान में, एपिडर्मिस और हेयर फॉलिकल के दरमियान में कुछ मसल्स हैं, इसको नाम दिया जाता है अरेक्टर पिलाई मसल्स का। बेसिकली ये जो अरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं ये स्मूथ मसल्स का एक बैंड होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है। ठीक है ना, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो क्या होता है, एयर जो है हेयर्स जो होते हैं ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को अब हम कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब वो हेयर्स जो हैं वो अपराइट उठ चुके हैं। ठीक है ना, हेयर्स जो है वो अपराइट हो चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हेयर्स का अपराइट उठने की वजह से ना जो एयर ट्रैप्ड होती है ना इस प्लेड यानी कि हेयर कोट के अंदर, ठीक है ना, कोट जो होता है हेयर का, उसके अंदर जो ट्रैप्ड एयर होती है वो इंक्रीज हो जाती है और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने पहले बात आपसे की थी कि क्या होता है बेसिकली, एक तो वो जो हेयर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है हेयर शाफ्ट का। ठीक है, वो तो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक अरेक्टर पिलाई मसल्स जो होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके स्पेस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर को ट्रैप किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा एयर जब ट्रैप होगी तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी इनकी बढ़ेगी मजीद। ठीक है, जो अरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं ये किसके कंट्रोल में होते हैं? ये मसल्स होते हैं कंट्रोल में एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। ठीक है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ये मसल्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि ये एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वही नर्वस सिस्टम है जिसने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करवाना होता है मैमल्स के अंदर। बेसिकली अरेक्टर पिलाई मसल्स फिर इसके साथ वर्क कर रहे हैं। तो इनका काम क्या होता है? मोस्टली इनका काम होता है, एक तो जब कोल्ड टेम्परेचर होता है ना, मतलब कि ये भी थोड़ा खतरनाक सिचुएशन है, फाइट फ्लाइट वाली सिचुएशन है खुद को बचाने के लिए। तो इस सिचुएशन में कोल्ड टेम्परेचर में क्या करते हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हेयर्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। जैसे हेयर्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं तो उन हेयर्स के अंदर आके जो है वो एयर ट्रैप करती है और बॉडी को इंसुलेट करती है। और दूसरा इस इरेक्टर पिलाई मसल्स का काम ये है कि इसने इमोशनल स्ट्रेस जो होती है उसके दौरान ये एक्ट करते हैं, जिस तरह के फियर, रेज, एंग्जाइटी के दौरान क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये फियर, रेज और उसके अलावा एंगर वगैरह जो है ना ये पार्ट है किसका? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का। इस तरह ये एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर ना बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस जो है परफॉर्म करवाते हैं, कुछ फिजिकल फंक्शंस दिखाते हैं कि आपको पता चल जाता है उनके बाल खड़े हो गए हैं बिल्कुल ही बॉडी के, कि इसको अब जो है वो ये डर गया है, ये इसको गुस्सा आया है या फिर कोई और सिचुएशन हुई है। ठीक है ना, तो वो एंग्जाइटी वगैरह हुई है तो इमोशनल स्ट्रेस के साथ जो है ये अटैच होते हैं। ठीक है, अरेक्टर पिलाई मसल्स। अच्छा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसी को कंटिन्यू रखें, मोस्टली ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना, तो ये स्पेशली ये देखने को मिलते हैं कहाँ पे? जो हमारे पास है नेक और टेल के ऊपर। ठीक है, इनकी नेक और टेल के ऊपर वो हेयर्स होती हैं जिन्होंने खड़े हो जाना होता है। ठीक है, क्लियर। तो मोस्टली ये कब खड़े होते हैं? किसी थ्रेट वाली सिचुएशन में। ठीक है ना, तो ये जो थ्रेट सिचुएशन में खड़े होने का फ़ायदा क्या है इन हेयर्स का, कि ये महसूस करवाते हैं, परसेप्शन कहते हैं महसूस करना। तो इनको खड़ा करके इन जो है जानवर वो महसूस करता है ऑफ इंक्रीज दी साइज एंड स्ट्रेंथ, अपने साइज को, कि उसको लगता है कि उसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी स्ट्रेंथ, साइज बढ़ा है मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। तो वो महसूस करता है इनको खड़ा करके अपनी बॉडी के साइज को बढ़ा के कि अब मैं आगे से ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। ठीक है, मतलब कि ये एक महसूस करना होता है इन हेयर्स को खड़ा करके। उसके बाद हम बात करते हैं हेयर कलरेशन की। तो हेयर का जो कलर होता है ना ये डिपेंड करता है पिगमेंट मेलानिन के ऊपर। ठीक है,
उसके अलावा ये हेयर कलर इस चीज पे डिपेंड करता है कितनी एयर जो है वो हेयर शाफ्ट में आके जो है वो ट्रैप हो गई है, ठीक है ना, कितनी हेयर शाफ्ट में एयर प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, हेयर का कलर। तो पिगमेंट जो मेलानिन है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है हेयर फॉलिकल के अंदर मौजूद मेलानोसाइट्स से, ठीक है। हेयर फॉलिकल के मेलानोसाइट्स जो है ये मेलानिन की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब सोच रहे हो गई जो मेलानिन होता है ये तो मोस्टली ब्लैक कलर से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेलानिन जो है इनके अंदर वो भी डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस होता है। एक है यू मेलानिन और एक है फियो मेलानिन, ठीक है। तो यू मेलानिन जो होता है ये ब्लैक कलर देता है या फिर ब्राउन शेड होती है, ठीक है। हेयर को ब्लैक कलर देगा या फिर ब्राउन कलर देगा यू मेलानिन। और फियो मेलानिन ने हेयर को देनी होती है रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज या फिर ब्लॉन्ड शेड, ठीक है ना। तो ये कलेक्टिवली किसने देना होता है इनको, फियो मेलानिन ने, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर प्लेज की, कि प्लेज जो होता है मोस्टली अबव से जो होता है ये जो है वो डार्क होता है मैमल्स के अंदर मोस्टली, और लाइट होता है नीचे की तरफ से, ठीक है। ये पैटर्न जो होता है ना, ये मुख्तलिफ कंडीशन में इस पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं मैमल्स, ठीक है। तो कुछ मैमल्स जो होते हैं क्या करते हैं, ये अपोस्मेटिक कलरेशन करते हैं, मतलब कि ये वार्निंग कलर्स होते हैं इनके अंदर, डार्क लाइट ये वो कलर जो होते हैं ना इनके अंदर के वार्निंग कलर होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डराने के लिए, प्रीडेटर को भगाने के लिए और प्री को भी डराने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैमल्स के अंदर क्लास की। बेसिकली क्ला है क्या, क्ला एक कर्व्ड पॉइंटेड कैरेटनाइज स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे होता है, इनकी टो के एंड पे या फिर फिंगर्स के एंड पे, मतलब डिजिट्स के एंड पे, जो डिजिट का नाम हम देते हैं ना घोड़ों वगैरह के अंदर, ठीक है। तो क्या है, पॉइंटेड, ठीक है, कर्व्ड keratinized structure which is present at the end of their digit mean toe और fingers, ठीक है, उनकी एंड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो तमाम जो है क्लास जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं तमाम एमनियोट क्लासेस के अंदर, ठीक है। वो जो तो बेसिकली है क्या, क्लास का काम क्या है, इन्होंने इनको लोकोमोशन प्रोवाइड करनी है, ऑफेंसिव बिहेवियर, मतलब कि जब थोड़ा ऑफेंस हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे भागने के लिए, टक्कर लगाने के लिए, उसमें ये हेल्प करते हैं, भागने के लिए हेल्प करते हैं। डिफेंसिव बिहेवियर, खुद को बचाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए स्पीड से, उसमें जो क्लास जो होते हैं मैमल्स के उनको हेल्प करते हैं, क्लियर। तो ये किस तरह क्लास बनते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ कैरेटन, ठीक है, कैरेटन एक्यूमुलेट करके क्लास बनाती है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें तो बेसिकली सबसे पहले क्या है, प्रीमोडियल फोल्ड, यहाँ पे आई आना है, ठीक है। तो प्रीमोडियल फोल्ड में वो क्या डिस्क्राइब करता है कि पहले क्या था, लिम्ब की डेवलपमेंट हुई थी, अर्ली जो था, अर्ली मैमल्स के अंदर लिम्ब डेवलप हुआ था, जिसकी टिप के ऊपर ना मतलब कि हर डिजिट जो उसकी हर उंगली थी लिम्ब की, ठीक है, मतलब डिजिट जो होते हैं इस तरह की जो उंगलियां सी होती हैं, इनके ऊपर हर उंगली के ऊपर एपिडर्मस की लेयर थिक होना शुरू हो गई थी, और इसको नाम दिया जाता है एपिडर्मल रिजिस, ठीक है, जो थिक हो गया एपिडर्मल की लेयर, ठीक है। तो सेल लिम्ब डेवलप हुआ, टिप जो थी डिजिट की उसके ऊपर एपिडर्मस थिक हुई, एपिकल एपिडर्मल रिजिस का इसको नाम दे दिया गया। ये रिज जो होती है ये जो है वो ग्रोथ जो होती है पूरी लिम्ब की उसकी डायरेक्शन में ही चल रही होती है, मतलब कि अगर इस तरह है इस तरह लिम्ब है ना, ठीक है, ये लिम्ब है, ये डिजिट्स है, तो डिजिट्स भी जो आगे ग्रोथ हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में पहले ग्रोथ हो रही थी, ठीक है ना। पहले जो लिम्ब था उसमें से डिजिट बने थे, तो जिस डायरेक्शन में ये वाली ग्रोथ हो रही है उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट जो है ये आगे क्ला भी वो भी इसी तरह ही बनेगा। तो क्ला यहाँ एक जैसे ही डिजिट बन जाता है, ठीक है ना, तो एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है एपिकल एपिडर्मल रिजिस का, ये क्या करता है, ये ट्रांसफर हो जाता है क्ला फोल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये जो होती है अब क्ला फोल्ड जैसे ही बन गया तो अब नेक्स्ट क्ला बनना है, ठीक है, दिस क्ला फोल्ड इज दी फ्यूचर क्ला, ठीक है। अब बेसिकली इसकी प्रोलिफरेशन और मॉर्फोजेनेसिस होती है, इन शॉर्ट वर्ड इसकी अब क्ला फोल्ड ही क्या होनी है, शेपिंग होनी है। तो जो सेल होते हैं प्रीमोडियम के अंदर, ठीक है, प्रीमोडियल जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, मतलब डिवीजन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अब इस एरिया को नाम दिया जाता है जर्मिनल मैट्रिक्स का, ठीक है। अब प्रीमोडियम फोल्ड ने जो है वो नेक्स्ट जो है क्ला की शेप लेना शुरू कर देनी है। ये फोल्डिंग जो
जो होती है ये नेक्स्ट क्ला बनाएगी, मतलब शेप क्ला की आना शुरू हो जाती है। अब आगे पता चलेगा कि यहाँ पे क्ला बनेंगे, नेल बनेंगे या फिर हूफ वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्ला की बात करें तो क्लास बन गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही क्ला की शेप बननी शुरू हो जाती है तो सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये नेक्स्ट जर्मिनल मैट्रिक्स के जो सेल्स थे, ठीक है, इस जो यहाँ पे जो मैंने बताया था जर्मिनल मैट्रिक्स, सॉरी, इसके सेल्स जो थे इन्होंने नेक्स्ट अपने अंदर फिलअप करने शुरू कर देना है कैरेटिन का, और इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरेटनाइजेशन। और जैसे ये कैरेटनाइजेशन हो जाती है तो एक प्रॉपर क्ला आपके पास आ जाता है। क्लियर? क्ला ने कवर किया होता है टर्मिनल फैलेंक्स बोन ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। डिजिट के जो डिजिट्स होते हैं, टॉज होते हैं, उसकी जो सबसे लास्ट वाली बोन होती है ना, मतलब कि ये एक डिजिट है ना, इसकी जो लास्ट वाली बोन होती है ना, इसको क्ला ने टोटली कवर किया होता है, ठीक है। एक कर्व्ड शेप में कर देगा, किसी टेपर्ड शेप में कर देगा, ठीक है ना, वो मतलब इनकी स्पीशी के हिसाब से वो शेप होती है, ठीक है। क्लियर? और कुछ जो होते हैं वो हूफ्स या फिर नेल के अंदर नेक्स्ट जो है वो बना देते हैं, ठीक है, ग्रो कर जाते हैं हूफ या नेल की शेप में। क्लियर? लगी समझ? इसकी भी हम बात करते हैं इनके स्किन ग्लैंड्स की। बेसिकली यहाँ पे बात की जाती है स्किन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स की, ठीक है। मैमल्स के स्किन ग्लैंड की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मैमल्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स के ग्लैंड्स देखने के मिलते हैं, जो, ठीक है, जिनकी एपिडर्मिस जो होती है स्किन की वो प्रोड्यूस करती है। तो एक है सेबेशियस ग्लैंड, एक है सूडोरिफरस ग्लैंड, एक है सेंट और मस्क ग्लैंड, और एक है ममेरी ग्लैंड, ठीक है। तो अगर हम सेबेशियस ग्लैंड की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये एसोसिएट होते हैं विद हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। और इन सेबेशियस ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस करनी होती है, ऑयली सिक्रिएशन ऑफ कोर्स इसने प्रोड्यूस करनी होती है। इस ऑयली सिक्रिएशन ने लुब्रिकेट करना होता है स्किन को, और जिसकी वजह से स्किन और हेयर जो होते हैं मैमल्स के ये वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है। लगी समझ? इसकी भी इसको बात हम बात करते हैं सूडोरिफरस ग्लैंड की। सूडोरिफरस ग्लैंड जो होते हैं ये जो मोस्टली मैमल्स के अंदर इनको देखने को मिलता है, इसको स्वेट ग्लैंड भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली जो सूडोरिफरस ग्लैंड होते हैं इनकी दो टाइप्स है, एक है ईक्राइन ग्लैंड और एक है एपोक्राइन ग्लैंड। जो ईक्राइन ग्लैंड होते हैं थोड़ा स्मॉल होता है साइज में, इट विल रिलीज वाटर सिक्रिएशन, ठीक है, ये वाटर को रिलीज करता है, ये वाइपोरेटिव कूलिंग के लिए होता है, मतलब कि जो हमें पसीना वगैरह आता है वो ईक्राइन ग्लैंड की वजह से आता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन करवाई जा सके, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करवाई जा सके, क्योंकि साल्ट वगैरह भी इस पसीने में होता है, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर साल्ट वगैरह को भी मेंटेन किया जा सके, ठीक है। सारे मैमल्स के अंदर ये होगा, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। कोई है केस जिनमें नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एपोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये भी एक लार्जेस्ट जो होते हैं लार्ज ग्लैंड है सूडोरिफरस ग्लैंड का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसने रिलीज करना होता है साल्ट, वाटर और यूरिया वगैरह को, ठीक है ना, बॉडी से बाहर, ठीक है। अच्छा, ये मोस्टली क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के ऊपर ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो इन साल्ट, वाटर और यूरिया के साथ मिलकर ना प्रोड्यूस करते हैं एक ऑडरस स्मेल्स, मतलब कि पसीने वगैरह की जो बदबू आती है उस टाइप की एक स्मेल जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके साथ मिलके प्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। फोर्थ ग्लैंड है हमारे पास सेंट और मुस्क ग्लैंड, ठीक है। और सेंट और मुस्क ग्लैंड मोस्टली फेस के ऊपर होता है, फीट के ऊपर, या जो एनस होती है ना मैमल्स की वहाँ पे होता है, ठीक है। और इसने यहाँ पे क्या करना है, इसने फेरोमोन सिक्रिएट करने हैं। फेरोमोन किस लिए सिक्रिएट किए जाते हैं, ताकि एक तो डिफेंस के लिए ये सिक्रिएशन की जाती है, एक होती है ये मतलब कि डिफेंस के लिए यही ना कि कोई जानवर वगैरह जो होता है, कोई इंसेक्ट वगैरह ना अटैक कर जाए इन हिस्सों पे, ठीक है। उसके बाद ये स्पीशी रिकॉग्निशन के लिए, ये स्पीशी रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ये सेक्स रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये टेरिटोरियल बिहेवियर के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए। उसके बाद है ममेरी ग्लैंड। ममेरी ग्लैंड जो होते हैं ये फीमेल के अंदर काफ़ी फंडामेंटल होता है, क्योंकि इन्होंने फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन करवानी होती है, क्योंकि इनके फीमेल के जो होते हैं ये यंग वन मिल्क के ऊपर फीड करते हैं ना, ठीक है ना। तो ये ममेरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग और इंपॉर्टेंट शॉर्ट दोनों के हिसाब से होता है, ठीक है। अब मिल्क की प्रोडक्शन होती है, मिल्क किससे मिलके बना होता है, वाटर के साथ मिलके बना होता है। लैक्टोज, वाटर, वाटर भी मैंने यहाँ लिखना था, वाटर, लैक्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट होती हैं वहाँ पे, प्रोटीन होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज मिलके ये मिल्क बनाती हैं, ठीक है। और ममेरी ग्लैंड जो होते हैं ये बेसिकली ये ड्राइव भी होता है, एक ड्राइव्ड ग्लैंड है। और ये कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, दिस ममेरी ग्लैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ममेरी ग्लैंड एक ड्राइव्ड ग्लैंड है जो एपोक्राइन ग्लैंड से ड्राइव हुआ था, ठीक है।
और इसके अंदर ममेरी ग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। ममेरी ग्लैंड जो होते हैं मोनोट्रीम जो होते हैं इनके ममेरी ग्लैंड के अंदर निप्पल नहीं होता है। तो फिर निप्पल नहीं होता तो जो है वो इनके यंग वन किस तरह सक करते हैं मिल्क को। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये अपने ग्लैंड जो होते हैं इनके जो ग्लैंड होते हैं ये मिल्क को डिस्चार्ज कर देते हैं इनकी बेली के अंदर, और यंग वन जो होता है कि यहाँ से इसको लैप कर लेता है, ठीक है। तो दूसरे मैमल्स के अंदर ममेरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये बाहर को ओपन होते हैं थ्रू निपल्स, ठीक है। और जो यंग वन होता है वो सक कर लेता है यहाँ से मिल्क को, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको स्किन जो होती है मैमल्स की उसकी समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।